Like, subscribe, and press the bell icon to get notified. वेलकम टू द चैनल बायोलॉजी क्लास बाय फयाज कटी। जैसे कि आपको मालूम है कि इस चैनल के अंदर जो है आपको बायोलॉजी की वीडियोस मिलती हैं, इसके अलावा मोटिवेशनल स्किल्स मिलती हैं, स्टडी करने की वगैरह, जॉब्स की प्रिपरेशन के हवाले से भी मिलता है। तो अब हम बात कर रहे हैं, मेनली हमारा जो फोकस होता है वो बायोलॉजी का होता है। ठीक है, तो बायोलॉजी का जब चैप्टर्स पढ़ रहे थे हम, तो उसमें से आज हम पढ़ रहे हैं एक एंजाइम से रिलेटेड जो है एक टॉपिक है। एंजाइम चैप्टर पढ़ रहे थे, तो उससे रिलेटेड एक टॉपिक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एमसीक्यूज के हवाले से। नीट और एनटीकेट जो भी टेस्ट होती हैं उसमें ये सवाल इसमें से आ सकते हैं। तो इसको हम जो है अच्छे तरीके से पढ़ेंगे इस लेक्चर के अंदर। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ एंजाइम। ओके, ये एक सिंपल सा टॉपिक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ एंजाइम। इससे पहले हमने पढ़ा था कि एंजाइम क्या होते हैं। एंजाइम्स आर द बायोकैटालिस्ट व्हिच स्पीड अप द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है और उसके अंदर सारे लेक्चर पढ़े हैं। एक्टिवेशन एनर्जी पढ़ ली, प्रोटीनेशियस होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह सब कुछ पढ़ लिए थे हमने। अब हम पढ़ना है कि फैक्टर्स कौन से होते हैं जो अफेक्ट करते हैं किसी भी एंजाइम की एक्टिविटी को। नाउ रेट ऑफ एंजाइम पे इफेक्ट करते हैं। अब रेट ऑफ एंजाइम का मतलब क्या है, हमें आगे जाने से पहले ये चीज मालूम होना जरूरी है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेट इन आवर यूजुअल लाइफ। आप यूजुअल लाइफ से बात करें, ठीक है, रेट का मतलब क्या होता है। देखिए, किसी एक चीज का होता है दाम। ठीक है, कोई चीज जो होती है हम उसका रेट लगाते हैं ना, कि आज जो है गंदम का क्या रेट है, आज जो है चावल का क्या रेट है, आज जो है किसी चीज का क्या रेट है। तो किसी भी चीज की जो है कीमत होती है, प्राइस होती है, वो फिक्स्ड होती है, लेकिन रेट्स जो है चेंज होते रहते हैं। हम क्यों पूछते हैं बार बार कि आज रेट कौन सा है, इसका मतलब एक विद द पैसेज ऑफ टाइम कोई चीज चेंज हो रही है ना, वक्त के साथ जो प्राइस चेंज हो रही है, दिस इज द रेट। ठीक है, वरना प्राइस है, प्राइस मींस कोई भी मखसूस जो कीमत होती है, लेकिन रेट मींस वक्त के हिसाब से जो उसकी प्राइस होती है उसको रेट कहा जाता है। सिमिलरली दैट रेट मींस विद द पैसेज ऑफ टाइम। यहां पे भी देखें, फैक्टर्स अफेक्टिंग, यहां पे आप वो लफ्ज जुमला लगा लें, रेट ऑफ द टाइम या पैसेज ऑफ टाइम। फैक्टर्स अफेक्टिंग टाइम ऑफ एंजाइम मींस स्पीड। स्पीड मीन टाइम क्या होता है, टाइम के साथ कोई चेंजिंग होना उसको कहते हैं स्पीड। अगर आपने फिजिक्स पढ़ी होगी सिंपली, तो उसके अंदर मींस स्पीड जो होती है एंजाइम की, उस पे फैक्टर्स कौन से, फैक्टर्स मींस कोई जो है चीजें होती हैं, जैसे असरात हम कहते हैं, कोई इफेक्ट्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं किसी भी एंजाइम की एक्टिविटीज पे। तो वो कौन से इफेक्ट्स होते हैं, कौन से फैक्टर्स होते हैं, हम इसके अंदर इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे। क्लियर हो गया। एंजाइम्स आर द बायोकैटालिस्ट व्हिच स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो लेकिन उसके अंदर भी कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जिसकी वजह से उसकी एक्टिविटीज को इफेक्ट होता है। तो वो कौन सी चीजें हैं जो इफेक्ट करती हैं उसकी रेट ऑफ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन के अंदर फॉर एग्जांपल जो है उसकी 50 मीटर पर सेकंड फॉर सपोज, ठीक है, पर सेकंड किसी की जो रफ्तार है उसको वो कम कर देते हैं 20 मीटर्स पर सेकंड। बट हाउ, कौन से फैक्टर्स हैं जो उसकी स्पीड को कम करने के बायस बनते हैं, वो हमें डिस्कस करने हैं। तो पहले उनके टॉपिक्स लिख लेता हूं, कौन सी चीजें अभी हम डिस्कस करनी है, फिर आगे हम जो है वन बाय वन उसको पढ़ते हैं। पहला जो है रेट ऑफ, या पहले हम पढ़ते हैं टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। दूसरा फिर पढ़ते हैं हम इफेक्ट ऑफ पीएच। ठीक है, तीसरा हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ एंजाइम, इफेक्ट ऑफ एंजाइम कंसंट्रेशन, एंजाइम की कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है। ये चीजें हैं फैक्टर जो इफेक्ट करती हैं। ठीक है, इनको वन बाय वन हम पढ़ेंगे। अच्छा, चौथा है इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। वो हो गया एंजाइम कंसंट्रेशन, ये सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। ठीक है, ठीक हो गया। अब दूसरा जो है, अच्छा पांचवा जो है इफेक्ट ऑफ एक्टिवेटर्स, इफेक्ट्स ऑफ एक्टिवेटर्स एंड इनहिबिटर्स एंड कोएंजाइम्स। इनके इफेक्ट्स क्या होते हैं किसी भी एंजाइम की एक्टिविटी पे। ओके, हमें ये सिंपली जो है वन बाय वन करके इजीली जो है इनको अंडरस्टैंड करना, लॉजिकली अंडरस्टैंड करना है कि टेम्परेचर का लॉजिकली जो उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, पीएच का लॉजिकली कौन सी बॉन्डिंग जो है वो उसकी वीक होती है जिसकी वजह से जो है इफेक्ट होता है एंजाइम की एक्टिविटी पे। कंसंट्रेशन को, एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ा दें तो क्या होगा, ठीक है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा दें तो क्या होगा,
एक्टिवेटर्स की कंसीडरेशन क्या बढ़ा दें तो क्या होगा, ये हम चीजें अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ेंगे। अच्छा, टेम्परेचर जो है हमें पता है क्या होता है, ए मेयर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। किसी भी जो हीट होती है उसको मेयर करने को, उसकी जो हीट की क्वांटिटी होती है किसी सब्सटेंस के अंदर, उसको कहते हैं टेम्परेचर। अच्छा, टेम्परेचर देने से क्या होता है, कोई भी चीज को किसी को हम टेम्परेचर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी को हमने टेम्परेचर दिया, सॉरी ठीक है, टेम्परेचर दिया तो क्या होगा, टेम्परेचर देते हैं तो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है उस मॉलिक्यूल के बीच में। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के बाद क्या होता है, कोलिजन भी बढ़ती है, कलिजन भी बढ़ती है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। जब कलिजन बढ़ती है तो क्या होगा, रिएक्शन बढ़ेगा। किसी भी चीज के अंदर ये चीज कॉमन होती है, किसी भी चीज के अंदर जो अगर हम जो है किसी भी चीज के अंदर अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से आपस में कलियन मॉलिक्यूल्स के बढ़ती है, उसकी वजह से क्या होता है, रिएक्शन भी तेज होता है। अच्छा, यहां पे ये क्लियर हो गया, सिंपल। अब एंजाइम में टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है ये हम पढ़ेंगे। जब एंजाइम जो है, एंजाइम भी क्या है, कोई सब्सटेंस है, उसको अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे क्या होगा, एंजाइम्स क्या करते हैं, दे आर द बायोकैटालिस्ट व्हिच स्पीड अप द रेट ऑफ रिएक्शन, किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया, नॉर्मल से थोड़ा हटके बढ़ाया, तो क्या होगा, एंजाइम की एक्टिविटीज हाई होंगी। क्लियर हो गया, क्योंकि उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी हाई होगी मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो कलियन ज्यादा होगी, कलियन ज्यादा होने की वजह से रिएक्शन तेज होगा। तो उसका मतलब क्या है, एंजाइम के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज करने से एंजाइम की एक्टिविटीज बढ़ती हैं। क्लियर हो गया। अच्छा, यहां पे कंप्लीट नहीं हुआ, वो कुछ लिमिट होती है, उसके अंदर अगर हमने जो एंजाइम की एक्टिविटीज टेम्परेचर बढ़ाया तो उसके अंदर एंजाइम जो हो एक्टिव होता है, ज्यादा होने लगता है। अगर उससे ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा दें, ठीक है, तो क्या होगा एंजाइम, देखें एक ग्राफ बनाता हूं ना, यहां पे देखें, ये ग्राफ बनाते हैं। यहां पे जो हम टेम्परेचर का ये जो रो हम जो है एक्स कंपोनेंट में, एक्स मींस हॉरिजॉन्टली, वाई मींस वर्टिकली, वर्टिकली में जो हम स्पीड के लिए मेजरमेंट लिखते हैं, 20 मीटर पर सेकेंड हो गया, फॉर एग्जांपल 40 हो गया, 60 हो गया, 70 हो गया, 80 हो गया, इस तरह से। ठीक है, यहां पे ये लाइंस हैं। अच्छा, अब इस तरफ क्या लिखते हैं हम, टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है हमने 0 सेल्सियस, ये 0 सेल्सियस यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो यहां पे 20 सेल्सियस, ठीक है, फिर 40 सेल्सियस, 60 सेल्सियस, 80 सेल्सियस, इस तरह से हमने टेम्परेचर जो है रखा है यहां पे। अब जैसे ही टेम्परेचर देंगे, यहां से कोई एंजाइम का रिएक्शन स्टार्ट, जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतनी स्पीड बढ़ती जाएगी, और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो भी स्पीड क्या होगी, बढ़ती जाएगी, फॉर सपोज। अच्छा, उसके लिए एक कंडीशन है, जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे एंजाइम की एक्टिविटीज बढ़ती जाएंगी, लेकिन एक लिमिट आती है, उसके अंदर ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एंजाइम की एक्टिविटीज पे बहुत बड़ा असर होगा, एंजाइम ही डिनेचर हो जाएगा। एंजाइम्स आर डिनेचर एट हाई टेम्परेचर। जब टेम्परेचर हाई हो जाता है तो अब डिनेचर हो जाता है हाई टेम्परेचर पे, लेकिन किस टेम्परेचर पे जो है वो एंजाइम वो ज्यादा एक्टिव होता है। ठीक है, तो एंजाइम ज्यादा एक्टिव होता है, उसको उसके क्या कहते हैं, जहां पे एंजाइम ज्यादा एक्टिव होता है, देखें 0 सेल्सियस पे जो है बिल्कुल 0 जो है इसका एक्टिविटीज जो है कम हो गई है। अब 20 सेल्सियस, 40 सेल्सियस, ठीक है, इस पे बढ़ रही है। तो 40 सेल्सियस के बाद जो है इतना बर्दाश्त कर सकता है एंजाइम हीट को, ठीक है। उसके बाद जो है एंजाइम क्या होगा, एंजाइम के अंदर मॉलिक्यूल्स जो है उनके अंदर, क्योंकि एंजाइम किस चीज का बना होता है, एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। हमें पता है कि प्रोटीन्स आर थर्मोलेबाइल, तो एंजाइम भी क्या है, थर्मोलेबाइल इन नेचर। एंजाइम्स आर, ये भी सवाल आ सकता है, क्लियर हो गया, थर्मोलेबाइल इन नेचर। थर्मोलेबाइल मींस हीट सेंसिटिव, यहाँ पे इसकी हीट सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि ज्यादा हीट को बर्दाश्त नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, स्पेशली इनके अंदर सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है सेंसिटिव होती है टू टेम्परेचर, फिर उनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाती है टेम्परेचर से, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। तो
बॉन्डिंग टूटने की वजह से क्या होती है, इसकी स्ट्रक्चर डिसबैलेंस हो जाती है, तो क्या हो जाते हैं, डीनेचर हो जाते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, यहां पे देखें तो जितना टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकते हैं, ये है इनका टेम्परेचर, जितना तक वो बर्दाश्त कर सकते हैं उस टेम्परेचर को कहा जाता है ऑप्टिमम टेम्परेचर। क्या हो गया? ऑप्टिमम टेम्परेचर इज द टेम्परेचर एट व्हिच एंजाइम कैन टॉलरेट एंड देयर एक्टिविटीज आर एट द हाईएस्ट पीक। उसकी जो जो एक्टिविटीज होती हैं हाई पीक पे होती है, मींस वो ज्यादा एक्टिव होते हैं, और उसके बाद जो है इफेक्ट हो सकता है, उस टेम्परेचर को कहा जाता है ऑप्टिमम टेम्परेचर, जो कि नॉर्मली जो हमारे पास जो हमारी बॉडी के अंदर 37 सेल्सियस होता है। क्लियर हो गया? इसके बाद और टेम्परेचर देंगे तो अब ये ज्यादा हो गया, मींस जो मीडियम साइज है, मीडियम से अब ज्यादा हो गया तो मैक्सिमम हो गया, तो उसके बाद वाली जो पॉइंट होती है उसको कहेंगे मैक्सिमम टेम्परेचर। और ये मैक्सिमम टेम्परेचर जो है इफेक्ट करता है एंजाइम की एक्टिविटी को, नुकसान पहुंचाता है। क्या होगा? डीनेचुरेशन स्टार्ट हो जाएगी, दे आर थर्मोलेपाइल, हाइड्रोजन बॉडी टूटती जाएगी और वो क्या होंगे, अलग अलग होना शुरू हो जाएंगे, तो उनकी जो एंजाइम की स्ट्रक्चर ही खराब हो जाएगी प्रोटीन की, तो एंजाइम भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो क्या होगा, इसका रिएक्शन लो होता जाएगा, लो होता है, फाइनली एंजाइम विल बस्ट। क्लियर हो गया? 100 सेल्सियस पे जो एंजाइम टोटली बस्ट हो जाएंगे। कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जिनके अंदर जो है एबिलिटी है हाई टेम्परेचर में भी रहने की, जैसे कि थर्मोफिलिक जो बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, मिथेनोजेंस वगैरह जो होते हैं, वो टेम्परेचर को बर्दाश्त कर लेते हैं क्योंकि वो हाई टेम्परेचर पर रहते हैं उनके एंजाइम्स वजह से। बाकी जो नॉर्मल की बात हो रही है ना, एवरेज की, एवरेज के लिए कंडीशन ये। क्लियर हो गया? अच्छा, ये तो हो गया टेम्परेचर हाई हो गया उसकी वजह से। अच्छा, टेम्परेचर जब लो होता है तो एंजाइम की एक्टिविटीज पे क्या असर होता है? जब एंजाइम टेम्परेचर लो होता है, ठीक है, देखें इसका उलट करें, यहां पे देखें टेम्परेचर हाई है तो क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई मॉलिक्यूल्स के बीच में, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई, कलियन क्या हुई, ज्यादा हुई, कलियन ज्यादा हुई तो रिएक्शन भी तेज हुआ। अब यहां पे टेम्परेचर नहीं दे रहे तो काइनेटिक एनर्जी भी, टेम्परेचर कम करे तो काइनेटिक एनर्जी भी कम हो रही है, नॉर्मल से भी कम हो रही है। तो जब नॉर्मल से भी कम होगी तो कलियन भी नॉर्मली से बिल्कुल कम होना शुरू करेगी, जब बिल्कुल कम होना शुरू करेगी रिएक्शन भी नहीं हो पाएगा, नो रिएक्शन मिलाकर। आपने कभी महसूस किया है कि सर्दियों के अंदर आप जो लेजी पड़ जाते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? इसलिए आप लेजी पड़ जाते हैं क्योंकि आपके एंजाइम्स इतने एक्टिव नहीं होते, डिस्ट्रॉय नहीं होते, लेकिन वो इनएक्टिव होते हैं। क्या हो जाते हैं? कोल्ड टेम्परेचर में इनएक्टिव हो जाते हैं, मींस उनका जो एक्टिविटीज होती हैं इनएक्टिव हो जाती है या बिल्कुल जो है स्लो हो जाते हैं, इतना तेजी से काम नहीं कर पाते। सो दिस इज ऑल अबाउट द टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ एंजाइम। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लें, ये जो मेन पॉइंट्स है आप लिख लें ताकि आपको आगे काम आएगी। अब हम पढ़ते हैं दूसरा इफेक्ट, फैक्टर पढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा फैक्टर पढ़ते हैं, कौन सा था? पीएच, इफेक्ट ऑफ पीएच। पीएच मींस क्या आता है? सबसे पहले तो ये बात मालूम करनी है हमें, पीएच क्या होता है। देखिए पीएच का फुल फॉर्म है पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। हर किसी कंपाउंड के अंदर जो है तकरीबन जो है हाइड्रोजन जरूरी होता है, ठीक है। अच्छा, उस हाइड्रोजन की जो मिकदार होती है उसको कहा जाता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। हर कोई कंपाउंड दो में से होते हैं ना, एक एसिड होते हैं, दूसरे बेस होते हैं और एक न्यूट्रल होते हैं, तीन होते हैं। तो उनके अंदर किस बेस पे क्या गया है, एसिड है, या किस बेस पे क्या गया है, बेस है हाइड्रोजन के पावर पे। क्लियर हो गया? तो इसके लिए एक स्पेशल जो है स्केल होती है 0 से लेके 14 तक। अगर कोई मॉलिक्यूल, कोई स्टोमक है, ठीक है, स्टोमक के अंदर जो कंपाउंड्स है उसके अंदर जो है पीएच है 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 तक के, 0 से लेके 7 तक, तो वो एसिड्स होंगे। क्लियर हो गया? अच्छा, 7 से लेके 14 तक होंगे तो वो बेसिस होंगे, अल्कलाइन होंगे। क्लियर हो गया? ठीक है, 7 जो है वो बीच में आता है, दिस इज न्यूट्रल, ये न्यूट्रल होता है, इस पे कोई इफेक्ट नहीं होता। क्लियर? अच्छा, न्यूट्रल होता है मींस ना एसिड ना बेस,
और न्यूट्रल कौन सी चीज है दुनिया के अंदर? सिर्फ एक चीज है, वाटर, पानी, वो भी प्योर वाटर, जो डिस्टिल्ड वाटर होता है वो। ठीक है, ये अलग बात हो गई। अब एंजाइम्स जो होते हैं, इफेक्ट ऑफ पीएच कौन सा होता है एंजाइम में? एंजाइम्स आर स्पेसिफिक टू पीएच, जिस कंपाउंड के अंदर जो पीएच होती है वहां पे काम करने वाले हैं तो वहीं पे काम करेंगे, दूसरे पीएच वाले पे काम नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल जो पेप्सिन है, पेप्सिन जो है एसिडिक मीडियम में काम करता है। ठीक है, एसिडिक मीडियम कौन सा? 2 pH हो जहां पे। क्लियर हो गया? यही पेप्सिन जो है जहां पे 8 pH होगी तो वहां पे काम नहीं करेगा भाई। देखिए पेप्सिन जो है एक एंजाइम है, प्रोटीन को तोड़ने में काम आता है। इस तरह से दूसरे भी होते हैं, ट्रिप्सिन वगैरह। ठीक है, पेप्सिनोजिन होता है, ये पेप्सिन निकला है स्टोमक के अंदर। अच्छा, पेप्सिन। दूसरा होता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो है ये एक्टिव होता है 8 pH पे, ये इतने पे। तो पेप्सिन जो है स्टोमक के अंदर रिलीज होता है, स्टोमक के अंदर हाई एसिडिटी होती है, HCl वहां पे मौजूद है, HCl रिलीज होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो उसका स्टोमक के अंदर जो है एसिडिटी ज्यादा होती है, 2 तक होती है, तो वहां पे ये पेप्सिन रिलीज होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए। यही जो है ड्यूडेनम के अंदर काम नहीं आएगा, ड्यूडेनम के अंदर से अलग से रिलीज होता है जो कि ट्रिप्सिन है। काम इसका भी वही है, प्रोटीन को तोड़ने वाला, लेकिन ये यहां पे काम नहीं कर सकता, ये यहां पे काम नहीं कर सकता ड्यूडेनम के अंदर। तो ये क्योंकि ड्यूडेनम के अंदर अल्कलाइन होता है, मीडियम 8 pH होती है इसकी, तो वहां पे ये काम करेगा। ठीक है, तो ये सेंसिटिव होते हैं पीएच के। अब ये क्यों होते हैं पीएच के सेंसिटिव? पीएच इन पे क्या असर कर, जैसे टेम्परेचर का असर पड़ा था ना उन पे, तो उस तरह से पीएच का असर कौन सा पड़ता है एंजाइम पे, जिसकी वजह से वो काम नहीं कर पाते। क्लियर हो गया? अच्छा, अब जो है हम पढ़ेंगे किस तरह से। देखिए कोई भी एंजाइम होता है वो प्रोटीन्स का बना होता है, प्रोटीन्स के बीच उनके अंदर अमाइनो एसिड्स होते हैं। अमाइनो एसिड्स के पास चार्जेस होती हैं, क्या होती हैं? चार्जेस होती हैं। कोई पॉजिटिव अमाइनो एसिड्स होते हैं, कुछ नेगेटिव अमाइनो एसिड्स होते हैं। प्रोटीन भी कोई पॉजिटिव प्रोटीन होती है जैसे डीएनए आरएनए के अंदर। ठीक है, तभी वो आपस में अट्रैक्टेड होते हैं। और सॉरी, डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन क्रोमोसोम बना के रखी हुई है। नाउ अमाइनो एसिड चार्ज, जब पीएच किसी की चेंज होती है तो इसकी चार्जेस पे डिसबैलेंस हो जाता है। डिसबैलेंस होने की वजह से इनकी सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर जो है मिसफोल्ड हो जाती है, उसकी वजह से एंजाइम की शक्ल ही बिगड़ जाती है। जब शक्ल ही बिगड़ जाती है तो उनका एक्टिव साइट भी क्या होगा? खराब हो जाएगा। एक्टिव साइट खराब हो जाएगा तो सबस्ट्रेट जो है वो नहीं अटैच हो पाएगा, सो देयर वुड नो एनी रिएक्शन विल बी आकर। क्लियर हो गया? वेरी सिंपल हो गया, पीएच इफेक्ट ऑफ पीएच। ये चीज आप लिख लें, नोट कर लें, स्क्रीनशॉट निकालें, हम आगे पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं हम इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम। अब एंजाइम खुद को किसी रिएक्शन के अंदर बढ़ा दें या कम कर दें तो क्या इफेक्ट होगा? क्लियर हो गया? ये हम पढ़ रहे थे कि इंसान की एक्टिविटीज को क्या होता है, तो एंजाइम खुद को अगर हम चेंज करें, ज्यादा कर दें या कम कर दें तो किसी रिएक्शन के अंदर वहां पे क्या होगा। ठीक है, देखिए हमें पता है कि एंजाइम जो है रिएक्शन करते हैं, बायोकैटालिस्ट है। एंजाइम के पास दो चीजें होती हैं, एक एलोस्टेरिक साइट होती है, दूसरी एक्टिव साइट होती है। जहां पे रिएक्शन होता है कौन अटैच होता है? सबस्ट्रेट अटैच होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जूसर मशीन का एग्जाम्पल लेते हैं वापस। अगर हमारे पास एक कोई क्वांटिटी यहां पे इतनी पड़ी है और इसको जो ना पीसना है, उसको जो ना ग्राइंड करना है, तो जूसर मशीन हमारे पास एक है तो ये कर लेगी। लेकिन हमारे पास इतना प्रोडक्ट बढ़ गया, लेकिन हमारे पास मशीन जो है एक है, तो थोड़ा एक्टिविटी कम हो जाएगी। क्लियर हो गया? अच्छा, जितना अगर हम फिर वापस जो एक मशीन दूसरी लाते हैं तो क्या होगा? बैलेंस हो जाएगा। क्लियर हो गया? इस तरह से इसका मतलब क्या निकलता है, जितना हम एंजाइम बढ़ाएंगे उतना रिएक्शन क्या होगा? तेज होगा, उतना प्रोडक्ट हमें ज्यादा मिलेगा। जितना एंजाइम हम कम करेंगे उतना जो है प्रोडक्ट कम मिलेगा। दिस इज द सेम यार,
मीन्स रेट ऑफ इन रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द एक्टिविटी ऑफ सॉरी कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम। एंजाइम हम जितना बढ़ाएंगे उतना जो है रिएक्शन तेज होगा, जितना एंजाइम कम करेंगे उतना रिएक्शन कम होगा। क्लियर हो गया? ठीक है, इसका हम अगर ग्राफ बनाना चाहें, फॉर एग्जांपल यहां पे जो है रेट हो गया, स्पीड हो गई, इसकी स्पीड वेलोसिटी हो गई, यहाँ पे तो एंजाइम्स हो गए। एंजाइम हमारे पास एक है तो इतनी स्पीड है, एंजाइम हमारे पास दो है तो स्पीड हो गई इतनी। ठीक है, एंजाइम हमारे पास तीन है तो स्पीड, मीन जितने एंजाइम बढ़ रहे हैं तो उतनी स्पीड क्या हो रही है, तेज हो रही है। तो इसका ग्राफ क्या बनेगा, सिंपल बनेगा, बिल्कुल स्ट्रेट बनेगा। क्लियर हो गया? और टेम्परेचर के दौरान क्या हो रहा था, पैराबोलिक हो रहा था, यहां पे ये होगा। क्लियर हो गया? अच्छा, कोई कंडीशन ऐसी भी आ जाती है, फॉर एग्जांपल हमारे पास 5 हो एंजाइम, 5 सबस्ट्रेट हो, तो रिएक्शन क्या होगा, इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा। ये भी सवाल आ सकता है कभी भी कि जितने एंजाइम्स हो, अगर हमारे पास 5 एंजाइम्स हैं, 5 सबस्ट्रेट्स हैं, अगर हमने सबस्ट्रेट और बढ़ा दे तो क्या हो गया, सॉरी एंजाइम्स और बढ़ा दे तो क्या होगा, रिएक्शन पे कुछ भी नहीं होगा भाई, वो अपना काम करेंगे, उसके पास वो अपनी चीजें पड़ी हैं। ठीक है, मेरे पास अपनी गाड़ी खुद की है, मैं दूसरों की गाड़ी में क्यों जाऊंगा? इसी तरह सेम उसके पास जो अपने सबस्ट्रेट पड़े हैं उसी पे काम करेंगे, अपने जो एंजाइम है वही काम करेंगे, दूसरों पे काम नहीं करेंगे। सेम चीज यहाँ पे हो गई। सो दिस इज ऑल अबाउट द व्हेन वी इंक्रीज और डिक्रीज द एंजाइम्स कंसंट्रेशन, देयर व्हाट इज द चेंज ऑकर्स इन दैट। ओके, अच्छा, आगे जाने से पहले एक बार फिर जो है आप लोगों में रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये लेक्चर जो मैं बनाता हूं ये उन स्टूडेंट के लिए बनाता हूं जो ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर पाते और जिनको थोड़ा मुश्किल लगता है, बाजों का ऐसा भी होता है कि ट्यूशन के अंदर भी उनको चीज समझ नहीं आती, फिर से रिपीट करना चाहते हैं या एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी सिंपल वे में मैंने समझाता हूं और लॉजिकली समझाता हूं कौन सी चीजें आ सकती है, एमसीक्यूज के लिए बहुत अच्छी होती है। आप सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट देखें, बहुत सारे जो है लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हुए हैं, आप देखें, इंशाल्लाह बहुत मजा आएगा। अच्छा, हम आगे चलते हैं, अब पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। ठीक है, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। अब अगर हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दें तो क्या होगा? सबस्ट्रेट क्या होते हैं पता है? सबस्ट्रेट वो होते हैं जो जिससे वो एंजाइम रिएक्ट करता है, एक्टिव साइट पे अटैच होता है सबस्ट्रेट। ठीक है, तो अगर उसको बढ़ा दें तो क्या होगा, देखें, सम थोड़ा इंक्रीज करते हैं तो सबस्ट्रेट की एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज होती है। ठीक है, एक्टिविटीज आर इंक्रीज्ड ड्यू टू कंसंट्रेशन ऑफ इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। लेकिन वही टेम्परेचर वाली बात आती है, अगर और ज्यादा फर्दर इंक्रीज हमने कर लिया, ठीक है, तो रिटार्डेशन होगी। क्या होगी? रिटार्डेशन होगी, रिएक्शन नहीं हो पाएगा और जो ब्लॉकेज हो जाएगी, नुकसान हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? देखें, मिसाल ये देखें, ये एक एंजाइम है हमारे पास, ठीक है, इसके दो रीजन है, वो भी मैं लिखता हूं, समझाता हूं आपको। और ये हमारे पास सबस्ट्रेट है, ये एक सबस्ट्रेट है, इसके अंदर आया और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, ये कैटाबोलिक रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, दूसरा सबस्ट्रेट आया, ये भी कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब एक बार इसने रिएक्शन किया तो फिर फारिग हो गया, अभी बैठा है। अगर दूसरा भी सबस्ट्रेट देते हैं तो क्या हो गया, ये ज्यादा एक्टिव हो गया। जितने सबस्ट्रेट ज्यादा देते जाएंगे उतना एक्टिव हो जाएंगे कुछ हद तक। ठीक है, फॉर एग्जांपल में जो है ना कोई भी काम करने वाला फॉर एग्जांपल जो है ना गाड़ियां बनाता हूं, ठीक है, या डॉक्टर हूं, मरीज चेक करता हूं। एक में जो है एक मरीज आया, उसको मैंने चेक किया, ठीक है, फिर दूसरा आया, उसको भी चेक किया, तीसरा भी आया, मींस मैं एक्टिव हो गया आदमी। अब अगर पूरी भीड़ आ जाएगी, मेरी कैपेसिटी है 10 बंदों को जो ना ट्रीट करने की, अब वो बंदे आ गए 100 से ज्यादा पेशेंट्स आ गए, अब मैं कैसे करूंगा? वो वहां पे रश भी कर लेंगे, वो बोलेगा कि मेरी जो ट्रीटमेंट करे, वो बोलेगा मेरी ट्रीटमेंट करो, मुझसे ये बात करो, मुझसे जो है ये दवाइयां चेक करके दें, ये करके दें, तो बहुत भीड़ हो जाएगी, बहुत डिस्बैलेंस हो जाएगी। एक तो ये हटेंगे नहीं कि हम जो है एक्सरे करवा के आए, ठीक है, दूसरे जो है आने की कोशिश करेंगे, अब कहां जाएगा वो एंजाइम, वो डॉक्टर कहां जाएगा? सेम इज लाइक दैट। ठीक है, तो दो चीजें होती हैं, जब हम एंजाइम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं तो क्या होता है,
दो चीजों की वजह से इफेक्ट होता है एंजाइम पे। एक तो ये इंक्रीज सबस्ट्रेट ज्यादा हो जाते हैं, तो हर कोई जो है अटैच होने की कोशिश करता है, ठीक है। एंड दूसरा ये होता है एक्यूमुलेशन ऑफ इन प्रोडक्ट्स। जो इन प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी वहीं पे होते हैं। भाई जिसको मैंने मरीज को चेक कर लिया वो भी वहीं पे खड़ा है, वो भी देख रहा है अभी जो है ना, दवाइयों का इंतजार कर रहा है, बेटा गया है दवाइयां लेने स्टोर से, अभी वो आएगा डॉक्टर को फिर दिखाएगा, वहां पे जो है असेंबली रेस्ट करके बैठा है, जान नहीं छोड़ा, ठीक है। सिंपल यही चीज यहाँ पे, अगर यहाँ पे जो है सबस्ट्रेट हो गया, यहाँ पे भी सबस्ट्रेट जो है सॉरी प्रोडक्ट हो गए, यहाँ पे भी प्रोडक्ट हो गए, यहाँ पे प्रोडक्ट हो गए। अब वो मरीज जो है, मरीज यहाँ पे कैसे आएगा, न्यू मरीज, यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो गई, यहाँ पे जगह ही नहीं भाईजान, क्लिनिक पूरा भर गया, वही पर मरीज हो गए जिनका मैंने ट्रीटमेंट कर ली, अब कैसे हो गया, दिस इज वेरी। तो इस तरह से ये इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट होता है, ठीक है। अब हम सबस्ट्रेट को अगर बढ़ाते हैं तो ये होता है, क्लियर हो गया। अच्छा ये नोट कर लें, ये चीज समझ लें, ये एग्जांपल याद कर लें, आपको कभी भी आप भूलेंगे नहीं, ट्रिकी वे से पढ़ा करें। बायोलॉजी इज ऑल अबाउट द अंडरस्टैंडिंग, इट इज नॉट अबाउट द रट्टाफिकेशन। रट्टा लोग कहते हैं कि बायोलॉजी इज रट्टा, इट इज नॉट रट्टा, ओके, इट इज वेरी अंडरस्टैंडिंग एंड वेरी सिंपल बायोलॉजी, इट इज ऑल अबाउट लाइफ के बारे में, ठीक है। इसको आप जितना सिंपल करके पढ़ेंगे उतना आप नोट्स बनाया करें, ठीक है, और जो है प्लान बनाया करें स्टडी के लिए, तो इजी हो जाता है। इसके लिए मैंने वीडियोस बहुत मोटिवेशनल स्किल का जो है ना एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसकी हर चीज जो है मैंने डिस्कस की हुई है कि फोकस कैसे करना है, मोटिवेट रोज कैसे होता है, ये बहुत जो है ना नीचे लिंक पे देता हूं कुछ, ओके। अब हम क्या पढ़ते हैं, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटर्स, ठीक है। एक्टिवेटर्स जो है उसके असर पे क्या होता है ना, वाटर एक्टिवेटर्स, एक्टिवेटर लफ्ज एक्टिव से निकलता है ना, एक्टिव मींस एक्टिव करना, किसी को ना इनकरेज करना, किसी की स्पीड बढ़ाना। सो एक्टिवेटर्स आर सब्सटेंसेस व्हिच इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, एंजाइम्स की एक्टिविटीज को बढ़ा देते हैं। फॉर एग्जांपल जो है, मैं नॉर्मली काम कर रहा हूं, ठीक है, मैं हॉस्पिटल में काम कर रहा हूं, मेरे पास और कोई नहीं है जो असिस्टेंट नहीं है, मैं डॉक्टर हूं, मेरे साथ बहुत सारे मरीज जो हैं उनको ट्रीट करना, लेकिन मैं अकेला बंदा हूँ, मैं ही जो इंजेक्शन जो है वो उनको फिल करता हूँ, मैं ही जो है ना एक्सरे जो है वो भी करके आता हूँ, हर चीज़ मैं कर रहा हूँ, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। अगर मेरे साथ कोई असिस्टेंट होगा तो मैं क्या होगा, मैं ज़्यादा एक्टिव हो जाऊँगा, मुझसे वो काम की टेंशन नहीं होगी, क्लियर हो गया। अगर प्रिंसिपल के साथ वाइस प्रिंसिपल होता है ना तो वो ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, मीन्स उसका काम ठीक से हो जाता है रिएक्शन में। तो इसी तरह से सेम एक्टिवेटर्स कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो एंजाइम्स की एक्टिविटीज को इंक्रीज कर लेते हैं। कौन से सब्सटेंस होते हैं, आयंस होते हैं, ठीक है, आयंस। जैसे मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम जो है एंजाइम फास्फेटेज के लिए है, अगर ये होगा तो ये एंजाइम एक्टिव होगा ज्यादा, अगर नहीं होगा तो इफेक्ट होता है कौन सा, वो इतना एक्टिव नहीं होगा। वही मैंने एग्जांपल दिया अभी कि मैं जो थक जाऊंगा और उसके बाद अपने मरीजों को चेक नहीं कर पाऊंगा अगर मेरे पास असिस्टेंट नहीं होगा, ठीक है। और जिंक जो है, जिंक जो है कार्बोनिक एनहाइड्रेट, जो हमारे ब्लड के अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, तो उसके अंदर जो है एक्टिवेटर जो होता है वो जिंक होता है, एनहाइड्रेट्स, क्लियर हो गया। ये होता है इफेक्ट। अब दूसरा इफेक्ट है इनहिबिटर्स, इफेक्ट ऑफ इनहिबिटर। इनहिबिटर को हम बढ़ा दें तो क्या होगा, तो इनहिबिटर्स क्या होते हैं, द सब्सटेंसेस व्हिच डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, किसी एंजाइम की एक्टिविटीज को डिक्रीज करें तो उनको इनहिबिटर्स कहा जाता है। वो किस तरह से फिट करते हैं, इसके लिए अलग से मैंने इनहिबिटर के लेक्चर बना लिया, उसके अंदर कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, ठीक है, किस तरह से क्या करें जो उनकी एंजाइम को इनहिबिटर्स को निकाला जाए, पूरी मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो आप देख लीजिएगा। अब हम पढ़ते हैं कोएंजाइम का इफेक्ट क्या होता है। कोएंजाइम क्या होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द प्रोस्टेटिक ग्रुप, प्रोस्टेटिक कोफैक्टर में जो है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसको कहते हैं कोएंजाइम्स। जैसे कि एनएडी, कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिनको कोएंजाइम की जरूरत है। ये कोएंजाइम किस चीज के बने होते हैं, विटामिन के, ठीक है। विटामिन जो है हमारे लिए जरूरी होते हैं, बोलते हैं कि विटामिन जरूरी होते हैं, क्यों, क्योंकि कोएंजाइम बनाने में हेल्प करते हैं और वो कोएंजाइम जो हमारे रिएक्शन में काम आते हैं। सो दिस इज वेरी सिंपल लेक्चर, ठीक है, इतना ज्यादा लेंदी में नहीं जा रहा, सिंपल जो मैंने चीजें आपको बताई है और आपको समझने के, और बहुत इंपॉर्टेंट, सिंपली एंड बहुत इंपॉर्टेंट टू द पॉइंट चीजें मैंने बताई हैं आपको, ये आप समझ लें। आपको किसी भी किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं, दोबारा यूट्यूब को सर्च करने की जरूरत नहीं है, कोई भी चीज आपको पढ़ने के लिए बस जाए पेपर दें, इंशाल्लाह पेपर हो जाएगा।
थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग। जो मेरे ऑलरेडी सब्सक्राइबर उनको बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने सब्सक्राइब किया है, लाइक भी करते हैं, कमेंट्स भी देते हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे। और व्हाट्सएप पे मैसेज भी करते हैं, जो टाइम मिलता है उनको देता हूँ, ठीक है। और जो न्यू सब्सक्राइबर उनको सॉरी न्यू वाचिंग कर रहे हैं तो उनके भी मेरे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लें, उनको बहुत सारी जो है ना वीडियोस मिलने जा रही है और इंशाल्लाह आपका फ्यूचर जो सक्सेस होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।